विवेक भाई, दो चीजें आपसे। एक तो ये जो जब कहा जाता है जीडीपी ग्रोथ, ट्रिलियन इकोनॉमी, भाई मुझे और आपको से इससे क्या मतलब? कितनी ट्रिलियन इकोनॉमी? 5 ट्रिलियन नहीं 50 ट्रिलियन हो जाए, जीडीपी ग्रोथ 8 नहीं 80 हो जाए, तो मतलब मैं रोजमर्रा की चीजों से क्या। एक जो इंपॉर्टेंट चीज आपसे समझनी है, हम उस स्टेट से आते हैं, मैं अनुपम जी, राय साहब, जो बेसिकली हम आपके यहाँ नौकरी लेने जाते हैं। आपके यहाँ तो नौकरी, महाराष्ट्र में आप लोग नौकरी दे सकते हैं। आपके लिए भी क्या ये गेम चेंजर होगा? मतलब महाराष्ट्र के एवरेज यूथ क्या इससे होगा? क्योंकि हिंदी बेल्ट में ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हिंदी बेल्ट में ये चीज आना अपने में गेम चेंजर क्या मतलब? एक दूसरी दृष्टि से देखा जाएगा, अगर वहां तक बात पहुंच जाती है, उस युवा तक ये बात पहुंच जाती है, जैसे मनरेगा वाला एक गेम चेंजर था, और वो गांव के गरीब मजदूर के लिए, इसमें कोई दो राय नहीं है कि मनरेगा ने वो बिल्कुल जीवन उनका डिफरेंट किया है। मैं इसको, महाराष्ट्र जैसे जो समृद्ध राज्य हैं, उनके लिए भी क्या, युवाओं के लिए ये इसमें कुछ है? विवेक जी। जी, जी आनंद जी, सबसे पहले तो ये जो घोषणा की है कांग्रेस ने, मैं इसका स्वागत करूंगा। ये बहुत अच्छा आइडिया है, और इसको अंजाम तक ले जाने के लिए जो कुछ भी करना ज़रूरी है वो कांग्रेस करेगी। इसको सिर्फ एक प्रॉमिस के लेवल पर नहीं रखेगी, ऐसा मैं मानता हूँ। लेकिन उसके लिए पहले कांग्रेस को सत्ता में आना होगा। वो अगर सत्ता में नहीं आती है तो शायद ये जो कल्पना है, इसको इसका कुछ नहीं होगा। हो सकता है इसको चुरा कर बीजेपी कुछ उसको अलग रूप में ढालकर कुछ करने की कोशिश करे, फिर भी अच्छा होगा। लेकिन ये मूल जो कल्पना है ये अच्छी है, और इसका इम्प्लीमेंटेशन, कोई भी सरकार रहे, किसी की भी सरकार है, इसका इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए। इसको अर्बन एमएनआरईजीएस कहा जा रहा है। मुझे लगता है थोड़ा सा इसमें फ़र्क है, बहुत बेसिक फ़र्क ये है कि एमएनआरईजीएस में किसी गाँव में कुछ लोग होते हैं जिनको रोज़गार नहीं हासिल होता है, उनको रोज़गार मिलता है, और वो हर साल मिलता है। इसमें शायद 1 साल का ही प्रावधान है। जैसे अगर मैं बेरोज़गार हूँ तो मुझे सिर्फ़ 1 साल के लिए अप्रेंटिसशिप मिलेगी, मुझे वो हर साल नहीं मिलेगी। 1 साल के बाद मुझे अपने पैरों पर खड़ा होना होगा, मुझे कहीं दूसरा जॉब जो परमानेंट नेचर का कोई जॉब है वो मुझे प्राप्त करना होगा, वरना हर साल मुझे अप्रेंटिसशिप मिलेगी, ऐसी बात नहीं है। जो एमएनआरईजीएस में जो प्रोविज़न है वो इसमें नहीं है, नहीं हो सकती, क्योंकि ये वो बहुत ही बड़ा चैलेंज हो जाएगा किसी भी सरकार के लिए। लेकिन 1 साल के लिए क्यों ना हो, एक कुशनिंग, एक फाइनेंशियल इकोनॉमिक कुशनिंग अनएम्प्लॉयड बेरोज़गार लोगों को मिल रहा है, ये अच्छी बात है। वरना आज तो बेरोज़गार लोग जो है वो किसी पॉलिटिकल पार्टी के हेंचमैन बन के घूमने से अच्छा है कि उन्हें कोई कंस्ट्रक्टिव काम में लगाया जाए। जय श्री राम के नारे लगाकर फिर भगवा ध्वज लेकर इधर-उधर घूमने से और मारपीट करने से अच्छा है कि वो किसी कंस्ट्रक्टिव काम में लगे। बीजेपी शायद इस तरह के युवाओं की फ़ौज हमेशा अपने पास रखना चाहती है, इसलिए शायद इस तरह की बात वो नहीं करती है। कांग्रेस ने अच्छा किया है कि वो लोगों को, इन सारे युवाओं को कंस्ट्रक्टिव काम में लगाना चाहते हैं। आपने जो सवाल पूछा था, महाराष्ट्र में भी इसका फ़ायदा होगा, क्योंकि महाराष्ट्र के अंदर भी कुछ इलाके ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा विकसित है, और कुछ इलाके ऐसे हैं जो बहुत कम विकसित है। विदर्भ का इलाका, जहाँ से मैं आता हूँ, मैं नागपुर में रहता हूँ, नागपुर विदर्भ के इलाके से आता है, और विदर्भ के इलाके में उसकी माँग जो अलग राज्य की है, वो उसका बेसिस ही ये है कि विदर्भ पिछड़ा है, तो हर लिहाज से पिछड़ा है। यहाँ पर इंडस्ट्रीज़ नहीं है, यहाँ पर रोज़गारी नहीं है, तो इसका फ़ायदा यहाँ के इलाकों को भी हो, यहाँ के युवकों को भी होगा, इसमें कोई शक नहीं। बाहर के जो युवक हैं उनको वहाँ से यहाँ नहीं आना पड़ेगा 1 साल के लिए। हो सकता है 1 साल के बाद जब वो किसी परमानेंट जॉब के इसमें ढूँढने के लिए वो निकलेंगे तो शायद उनको महाराष्ट्र में आना पड़ेगा। लेकिन एक तरह से एक 1 साल के 1 साल तक शायद ये माइग्रेशन, इस देश में जो एक माइग्रेशन चलता है, जो एक डेस्परेशन के अंडर एक माइग्रेशन होता है, नौकरी के लिए डेस्परेट जो युवा इधर-उधर घूमते हैं, 1 साल के लिए माइग्रेशन थोड़ा-सा कम हो जाएगा। और हर साल ये माइग्रेशन जो है, माइग्रेशन का इफ़ेक्ट जो है, इसको कम करने के लिए इसका फ़ायदा होगा, क्योंकि दूसरे साल दूसरा एक युवाओं का जो लॉट है, उसको अप्रेंटिसशिप मिलेगी, उसको 1 साल के लिए जॉब मिलेगा। तो ये जो एक डिस्ट्रेस माइग्रेशन इस देश में होता है, उसमें बहुत कमी आएगी। ये इसका एक आफ्टर इफ़ेक्ट
कह सकते हैं, एक डिजायर्ड इफेक्ट भी हम कह सकते हैं, जिसके बारे में हम लोग सोच नहीं रहे, लेकिन ये एक बहुत अच्छा इफेक्ट इसका होगा। ये एक उसका प्लस पॉइंट है इस स्कीम का, ऐसा मुझे लगता है। तो जैसे बाहर के लोगों को यहाँ आने के लिए मतलब वो जिस तरह से डेस्परेट हो जाते हैं, वो डेस्परेशन थोड़ा कम हो जाएगा, लेकिन इवेंचुअली उनको शायद आना पड़ेगा। उस तरह से महाराष्ट्र के अंदर ही, मतलब जो भी डेवलप्ड स्टेट है, उनके अंदर भी कई इलाके ऐसे होते हैं जहाँ के युवक, विदर्भ के बहुत युवा जो है पश्चिम महाराष्ट्र में जाते हैं नौकरी के लिए। आईटी से लेकर हर सेक्टर में वो वहां उनको जाना पड़ता है, और विदर्भ में कुल मिलाकर इस तरह के जॉब्स की बहुत कमियां हैं। तो ऐसे इलाकों को इसका फायदा होगा, इसमें कोई शक नहीं। तो ये एक गेम चेंजर है और ये बहुत अच्छी सोच है, इसमें भी कोई शक नहीं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि कांग्रेस की तरफ से या फिर जो भी पार्टी है इस देश को सही मायने में विकसित होते हुए देखना चाहती है, उसको जो करना है वो ये है कि इस देश में अभी जो एक धर्म की राजनीति का एक अफीम युवाओं को खिलाया जा रहा है, जिसके चलते जिस तरह की घटनाएं हम इस देश में देखते हैं, तो कहीं ना कहीं साइंटिफिक टेम्पर वाला जो हमारा एक कल्चर था, उस कल्चर में कमी आई है। और वो इसलिए कि साइंस से रिलेटेड जो भी एक्टिविटीज है, आज हमारे इसरो के चेयरमैन भी इस तरह की बात करते हैं कि हमारे पुराने ग्रंथों में सारी टेक्नोलॉजी मौजूद थी। इस तरह की बात हमारे इसरो के चेयरमैन करते हैं। तो ये जो धर्म का एक असर, धर्म की राजनीति का जो असर हम हर सेक्टर में देख रहे हैं, ये एक बहुत डेंजरस बात है। इसके लिए कुछ करना होगा। कांग्रेस ने पिछले 60-70 सालों में कई मूलगामी इस तरह के कानून लाए, राइट टू इंफॉर्मेशन से लेके, फॉरेस्ट राइट्स एक्ट से लेके, एनवायरमेंट लॉज, फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट, इतने मूलगामी मतलब ऐसा हमने देखा है कांग्रेस के जमाने में कि ट्राइबल मिनिस्ट्री और एनवायरमेंट मिनिस्ट्री आपस में लड़ रही है। मतलब कहीं अगर ट्राइबल एरिया में कोई प्रोजेक्ट लगाना है और वहाँ मतलब जो जो इंडस्ट्री मिनिस्ट्री है उसके तरफ से उसकी पहल की जा रही है, तो उसको ट्राइबल मिनिस्ट्री अपोज कर रही है। अगर एनवायरमेंट लॉज को साइडलाइन करके अगर कोई इंडस्ट्री लगाई जा रही है, तो उसको एनवायरमेंट मिनिस्ट्री अपोज कर रही है। तो ये जो आपस में एक इंटरप्ले था सारे मिनिस्ट्रीज का, वो खत्म हो गया है। अगर कोई प्रोजेक्ट कहीं लगाना है तो सारे एनवायरमेंट क्लियरेंसेस बाईपास करके प्रोजेक्ट लगाए जा रहे हैं। मतलब इसके ऊपर इंडियन एक्सप्रेस में एक इन्वेस्टिगेटिव स्टोरी भी आई थी कि 100 ऐसे प्रोजेक्ट जिस तरह से इलीगल लेआउट्स बनते हैं और बाद में उनको रेगुलराइज किया जाता है, उस तरह से इलीगली बहुत सारे 100 के ऊपर बड़े प्रोजेक्ट्स इस देश में लगाए गए। पिछले 4-5 सालों की बात है ये, जिसमें एनवायरमेंट लॉज, फॉरेस्ट लॉज जो है उनको बाईपास किया गया और बाद में पोस्ट फैक्टो उनको सैंक्शन दिया गया, क्लियरेंसेस दिए गए। इस तरह का काम चल रहा है जो कांग्रेस के जमाने में नहीं होता था, क्योंकि कांग्रेस ने इन सारे संदर्भों में जो मूलगामी कुछ कानून लाए थे, उसका बहुत अच्छा असर इस देश के कुल साइंटिफिक और जो डेवलपमेंट का जो एम्बियंस है उस पर हुआ था। तो मूलगामी साइंस का जो विचार है वो कहीं ना कहीं पीछे रह गया है, उसको फिर से आगे लाने की जरूरत है। उसके लिए भी एक प्रोग्राम कांग्रेस अपने मैनिफेस्टो में अनाउंस करे, क्योंकि ये साइंटिफिक टेम्पर वाला काम तो पंडित नेहरू जो कांग्रेस के पहले प्रधानमंत्री थे उन्होंने शुरू किया है। IIT IIMs वगैरह सब क्या है, आज भी हमारे देश के लोग जो बाहर डंका जिनका डंका बज रहा है, वो तो इन्हीं इंस्टीट्यूट्स में से निकले हुए लोग हैं। बड़े बड़े कंपनियों के जनरल मैनेजर से लेके CEO तक जो भारतीय मूल के लोग हमें दिखते हैं, वो इस कल्चर का एक परिणाम, इस परिणाम के रूप में हम देखते हैं। तो ये शायद पूरी तरह से उलटने का एक प्रयत्न बीजेपी और उसका जो इकोसिस्टम है उसके तरफ से हो रहा है। तो ये साइंटिफिक टेम्पर को फिर से इस देश में प्राइमेसी मिले, इसके लिए इस कुछ कांग्रेस अनाउंस करे। मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि इसका सीधा असर जो है हमारे यहाँ इंडस्ट्रियल और टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट अपने बलबूते पर करने पर होगा और इसमें एम्प्लॉयमेंट जनरेशन भी होगा। तो एम्प्लॉयमेंट का जहां तक सवाल है, तो इंडस्ट्री और टेक्नोलॉजी और साइंस, इनको बढ़ावा देना ये एक बहुत, और उसके लिए साइंटिफिक टेम्पर को युवाओं के अंदर स्कूल के लेवल से ही उसको बढ़ाना। आज स्कूल के लेवल पर क्या किया जा रहा है, जो इतिहास की किताबें हैं, जो सारी सामाजिक शास्त्रों की किताबें हैं, उसमें जिस तरह का एक
गलत ज्ञान विद्यार्थियों को दिया जा रहा है नए एजुकेशन पॉलिसी के तहत, उससे वो जी एक फंडामेंटलिस्ट मूल तत्ववादी युवा वर्ग तैयार करने का एक जो प्रोग्राम चल रहा है, उसको उलटने की ज़रूरत है। और उस लिहाज से कुछ तो कांग्रेस पार्टी की तरफ से उनके मैनिफेस्टो में कोई बात होनी चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। मैंने एक प्रपोज़ल कांग्रेस पार्टी के मेरे जो मित्र हैं उनको दिया है, मैं अभी उसके बारे में यहाँ चर्चा नहीं करूँगा, क्योंकि हो सकता है कि जी बीजेपी वाले अगर सुन लें, तो वो अपने प्रोग्राम में उसको इंक्लूड कर लें, इसलिए आज मैं नहीं कह रहा हूँ, लेकिन एक बहुत अच्छा आप प्रोग्राम मैंने सजेस्ट किया है। जी मैं चलते-चलते विवेक जी, लास्ट वर्ड फ्रॉम यू। गांधी ने तो एक बहुत साल पहले एक बहुत साधारण फॉर्मूला दे दिया था, जो लगता था अंत्योदय की बात करता था। समाज के अंतिम आदमी को, मैं आ रहा हूँ डॉक्टर साहब आपके पास, मैं समाज के अंतिम आदमी को सामने रख लो, पॉलिसी बना लो, आपका सारा समाज अपने आप ठीक हो जाएगा। क्या ये जो बात है, ये उस तबके को लेकर के है, जो एक देश का बड़ा वर्ग है जो इससे प्रभावित होगा, ना कि जो अभी तक पॉलिसी बनती है वो जैसा कहा गया कि 0.5%, 0.2%, कुछ लोगों को लेके आपकी बैंक की पॉलिसी, लोन की पॉलिसी, वेवर की पॉलिसी, ये एक बड़े उसको एड्रेस किया गया है विवेक जी। जी, नहीं कि अच्छा है, मतलब आपने जो जिस एंगल से इसको देख रहे हैं वो वो एंगल इसमें है। लेकिन एक बात का थोड़ा-सा ध्यान भी रखना होगा। 1 साल अगर मुझे अप्रेंटिसशिप मिलती है, तो उसके बाद फिर मेरा क्या होगा? क्या वो किसी तरह से एक परमानेंट एम्प्लॉयमेंट में तब्दील हो सकती है? तो उसका भी कुछ एक मैकेनिज़्म बनना चाहिए। ऐसा ना हो कि 1 साल के लिए मेरी जेब में पैसा आ गया और 1 साल के बाद मैं फिर से अनएम्प्लॉयड हो गया और जिसको रिलैप्सिंग कहते हैं, उस तरह की एक स्थिति में मैं आ गया। तो उसके बाद क्या, ये भी एक सवाल है, उसको भी एड्रेस करना ज़रूरी है, वो भी होना चाहिए। लेकिन कुल मिलाकर शुरुआत तो अच्छी है ये, इसमें कोई शक नहीं। मतलब इस तरह का अगर युवाओं को हम एक एक एम्प्लॉयमेंट का ज़रिया देते हैं, 1 साल के लिए भी क्यों ना हो, एमएनआरईजीएस के जैसा इसको बनाने का कोई तरीका होना चाहिए। मतलब हर साल उसको कुछ ना कुछ मिलते रहे, ये होना चाहिए। वो किस तरह से मिले, क्या वो परमानेंट एम्प्लॉयमेंट रहे या फिर हर साल उसको नया कॉन्ट्रैक्ट मिले और उसका एम्प्लॉयमेंट बना रहे, किस तरह से बना रहे, इसके बारे में भी सोचा जाना चाहिए। आपने गांधी जी की बात की, देखिए गांधी जी का जो फिलॉसफी था, इकोनॉमी का फिलॉसफी बहुत सिंपल था। खादी के इकोनॉमी के पीछे क्या था? अगर आप इस देश के इसको नागरिक जाहिर हैं, को ब्लॉक कर दो। तो आप अगर मैं अगर साल में 1 मीटर भी खादी का कपड़ा खरीदता हूँ, तो 1 साल में मान लीजिए अगर इस देश में 140 करोड़ लोग रहते हैं और 1 मीटर तो कोई भी खरीद सकता है, कितना भी गरीब हो, 1 मीटर तो कम से कम खरीद ही सकता है। तो ऑन एन एवरेज अगर 1 मीटर कपड़ा एक व्यक्ति खरीद ले, तो 140 करोड़ मीटर कपड़ा खादी का इस देश में बनेगा और उसके लिए जो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा उसके लिए करना पड़ेगा। वो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन आप देखिए बहुत बड़े पैमाने पे होगा। तो ये अंत्योदय जी वाली जो कल्पना है, वो इसी दृष्टि से की गई थी। मतलब खादी, मुझे 1 मीटर कपड़ा 1 साल में मैं खरीद ही सकता हूँ। चाहे मैं उसका बाथरूम लिनेन खरीदूँ, चाहे फिर किसी भी तरह कपड़ा गमछा खरीदूँ। एक खादी का 1 मीटर कपड़ा तो मैं खरीद ही सकता हूँ। ये कोई बहुत बड़ा सैक्रिफाइस तो नहीं करना है देश के लिए। तो हम अगर बड़े महँगे कपड़े हज़ारों खरीद सकते हैं साल भर में, तो 1 मीटर कपड़ा खरीदने में क्या प्रॉब्लम है? अगर हर एक भारतीय इस बात का संकल्प ले ले कि मैं साल में 1 मीटर खादी का कपड़ा खरीदूँगा, तो उससे जो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा, उसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। इसी तरह की जी कल्पनाएँ गांधी जी ने की थी, उसको फिर से रीइन्वेंट करने की ज़रूरत है। उसको फिर से रीइन्वेंट करके उसको इम्प्लीमेंट करने की ज़रूरत है। जी क्योंकि एआई के ज़माने में नौकरियाँ कम होगी, तो फिर आप इतने जी सारे लोगों को उनका आय जी बढ़े, उनकी आय उनको हर महीने कुछ पैसा मिले, इसका इंतज़ाम कहाँ से करेंगे आप? तो इसी जी तरह की जी कुछ आउट ऑफ द बॉक्स आइडियाज़ आपको करनी पड़ेगी इम्प्लीमेंट, तब जाकर ये होगा। तो ये जी गांधी की इकोनॉमी और मॉडर्न इकोनॉमी, उसका एक कॉन्फ्लुएंस होना चाहिए। उससे मुझे लगता है कि हम जो आज की एम्प्लॉयमेंट की जो प्रॉब्लम है, उसको एड्रेस कर पाएँगे। आनंद जी। जी